जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक ये मानकर कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ये मानकर कि सब कुछ चमत्कार है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। रूस के ऐतिहासिक दिन पर भारत की मौजूदगी, राष्ट्रपति पुतिन ने भेजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को मॉस्को में होगा भव्य आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाक गणराज्य पहुंची। अपने समकक्ष पीटर पेलेग्रिनी के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और साझा वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर की चर्चा। 2 समझौता ज्ञापनों का भी हुआ आदान प्रदान। कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले, आम लोगों से लेकर किसानों तक को मिलेगी राहत। कैबिनेट ने किसानों के लिए सिंचाई सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजना को दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेलवे प्रोजेक्ट्स और पंजाब और हरियाणा के बीच रोड प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला स्थित माधवदास पार्क में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति महानाट्य में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 12 अप्रैल से शुरू होगा आयोजन। महानाट्य के जरिए सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक गाथाएं होंगी जीवंत। और उज्बेकिस्तान में हिंदी सीख रहे छात्रों से मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारत उज्बेक संसदीय संबंधों को बताया मजबूत। ताशकंद स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में हिंदी भाषा के शिक्षकों और भारतविदों से भी की मुलाकात। छात्रों और विद्वानों की भारतीय भाषाओं और संस्कृति में गहरी रुचि की सराहना। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई को होने वाले जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुंडेको ने यह जानकारी दी है। रूस के लिए 9 मई का दिन बेहद खास है और वो हर साल इसे विजय दिवस के रूप में मनाता है। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 मई को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है और मॉस्को यानी रूस ये उम्मीद कर रहा है कि 9 मई की परेड में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें आम लोगों से लेकर किसानों तक को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाकला कटपड़ी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन को इसके दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना से वेल्लोर और तिरुपति के शैक्षिक और चिकित्सा केंद्रों से संपर्क बढ़ेगा और इसकी अनुमानित लागत 1332 करोड़ रुपए होगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। इतना भी साउथ के केरल से कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति ये लाइन को अगर डबल कर दें तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में एक हार्ट सर्जरी एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। तो ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट तिरुपति बालाजी
और कालाहस्ती भगवान शिव का मंदिर और चंद्रगिरी फोर्ट, ये 3 बहुत बड़े ऐसे हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने और रायलसीमा रीजन पूरा, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने 1,878 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से यातायात को डाइवर्ट करके और हिमाचल प्रदेश को सीधा संपर्क प्रदान करके जीरकपुर, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ भाड़ को कम करने में मदद करेगी। तो चंडीगढ़ के पास में पंचकुला और जीरकपुर 2 बड़े शहर बसाए गए जो कि प्लान्ड सैटेलाइट टाउन्स हैं। जीरकपुर बेसिकली 2 नेशनल हाईवेज के इंटरसेक्शन पर स्थित है। इन दोनों हाईवेज के इंटरसेक्शन पे होने के कारण जीरकपुर के अंदर से ट्रैफिक का हमेशा एक चैलेंज रहता है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है। तो पूरे चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि 6 लेन जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट है। 1878 करोड़ रुपीस का है, 19.2 किलोमीटर्स, और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हो। कंप्लीट इस एरिया का डीकंजेशन होगा चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला का। कैबिनेट ने 1,600 करोड़ रुपए के शुरुआती कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना और जल प्रबंधन को बेहतर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपने देखा होगा डैम से बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल से फिर कच्चे कैनाल के अंदर लेके जाते हैं पानी को खेत के अंदर। अब उस कच्ची कैनाल से जो लॉस होता है पानी का, उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया। उस पंप हाउस से पानी पंप किया, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए और वहां पे माइक्रो इरिगेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको किसानों को मिलेगा ना। जब पानी यूज में आ रहा है तो उसमें एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। क्रॉप को जब प्यास लगे तब आप उसको पानी मिले, क्रॉप को जब भूख लगे तब उसको फर्टिलाइजर मिले। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, इस ऑब्जेक्टिव को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवकार महामंत्र दिवस के उद्घाटन अवसर पर वैश्विक सभा को संबोधित किया और राष्ट्र के लिए अधिक टिकाऊ, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से 9 संकल्पों का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने जैन धर्म की गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए नई पीढ़ी से इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि ये सिद्धांत समाज में ऊर्जा, दिशा और शांति लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री ने बेहतर कल को आकार देने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि नई पीढ़ी के लिए ये केवल एक मंत्र नहीं, एक दिशा है। आज जब हम नवकार मंत्र का जाप करते हैं तो हमें अपने समाज, पर्यावरण और राष्ट्र के लिए इन 9 संकल्पों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम
अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत की विशेषता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। मैं फिर कहूंगा, परोपकार जीवाना। जीवन आपसी सहयोग से ही चलता है। इसी सोच के कारण भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और हम भी अपने प्रयास तेज कर चुके हैं। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। मेरा आग्रह है, आप जहां हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस देश में हो, जरूर मिशन लाइफ के ध्वजवाहक बने। साथियों, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है। नॉलेज का भंडार नजर आने लगा है, लेकिन न विद्या विणाणम करोति किंची। विवेक के बिना ज्ञान बस भारीपन है, गहराई नहीं है। जैन धर्म हमें सिखाता है नॉलेज और विजडम से ही राइट पाथ मिलता है। हमारे युवाओं के लिए ये संतुलन सबसे जरूरी है। हमें टैक हो, जहां टैक हो वहां टच भी हो। जहां स्किल हो वहां सॉल भी तो हो, आत्मा भी तो हो। नवकार महामंत्र इस विजडम का स्रोत बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र केवल जप नहीं, एक दिशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में जैन धर्म के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जैन धर्म ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूती दी है और इसका संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बने नए संसद भवन में भी जैन धर्म की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। शार्दुल द्वार से प्रवेश करते ही स्थापत्य गैलरी में संमेद शिखर का चित्रण है। लोकसभा में एक तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की गई है जो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई है। भगवान महावीर की एक सुंदर पेंटिंग है और दक्षिण भवन की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकरों को एक साथ दर्शाया गया है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 2 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में कल स्लोवाकिया पहुंची, जहां उन्होंने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों जैसे व्यापार, रक्षा, शिक्षा और विज्ञान तकनीक पर भी चर्चा की। आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने की बात कही गई। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें भारत की ओर से राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामनिया, सांसद धवल पटेल और संध्या रे समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 2 अहम समझौतों का भी आदान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पेलेग्रिनी की दोस्ताना सोच और भारत स्लोवाक संबंधों को मजबूत करने की उनकी कोशिशों की तारीफ की और कहा कि दोनों देश लोकतंत्र और वैश्विक सहयोग जैसे मूल्यों को साझा करते हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। हाल के वर्षों में व्यापार और निवेश में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पेलेग्रिनी के साथ मेरे रचनात्मक बैठक हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और साझा वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की। मैंने हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनकी व्यक्तिगत पहल और प्रतिबद्धता को भी सराहना की है। हमने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और मोबिलिटी, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, संस्कृति और सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प किया। 12 अप्रैल से दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित 3 दिवसीय महानाट्य उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति शनिवार 12 अप्रैल से शुरू होने वाले नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला स्थित माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति महानाट्य में सम्मिलित होंगे। महानाट्य एक अद्भुत नाट्य प्रस्तुति है जो सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक गाथाओं को जीवंत करती है। उज्जैन के इस प्रसिद्ध सम्राट को उनकी वीरता, न्यायप्रियता, कला और शिक्षा के प्रति संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे।
उज्बेकिस्तान के दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को ताशकंद स्थित प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में हिंदी भाषा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और भारतविदों से मुलाकात की और उज्बेकिस्तान के छात्रों और विद्वानों की भारतीय भाषाओं और संस्कृति में गहरी रुचि की सराहना की। उन्होंने बताया कि ताशकंद स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में 600 से अधिक छात्र हिंदी सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्बेक विद्वानों ने न सिर्फ हिंदी और संस्कृत सीखी है, बल्कि अपने लेखन और शोध में भी इन भाषाओं का उपयोग किया है, जिससे भारत और उज्बेकिस्तान के संबंध और मजबूत हुए हैं। ओम बिरला ने बताया कि कई उज्बेक भारतविदों को भारत और अन्य देशों से सम्मान भी मिला है। उन्होंने उज्बेक शिक्षकों के जरिए तैयार किए गए उज्बेक हिंदी शब्दकोश का भी जिक्र किया, जिसे प्रधानमंत्री ने जारी किया था। उन्होंने याद दिलाया कि 2012 में उज्बेक रेडियो ने हिंदी प्रसारण के 50 साल पूरे किए थे और भारतीय फिल्मों और संगीत वहां लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी को गढ़ने में भारत की अहम भूमिका है और भारत और उज्बेकिस्तान मिलकर शांति, मानवता, स्थिरता और विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों देशों के बीच शिक्षा, पर्यावरण, भाषा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग में आपसी समझ भी बढ़ेगी। ओम बिरला ने उज्बेक संसद के निचले सदन के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की पारदर्शी और मजबूत चुनाव प्रणाली की सराहना की और कहा कि भारत में लोकतंत्र की सफलता जनता की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान की संसदों के बीच नियमित संवाद और प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान से न सिर्फ संसदीय सहयोग मजबूत होगा, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच भी नजदीकियां बढ़ेंगी। ओम बिरला ने यह भी बताया कि दोनों देशों ने राजनीति, व्यापार, रक्षा, विज्ञान और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी बनाई है। छब्बीस 11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की भारत वापसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राणा के प्रत्यर्पण को लेकर इसे मोदी सरकार की बड़ी सफलता बताया है। एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो लोग भारत के सम्मान, भूमि और लोगों पर हमले करते हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के समय जो लोग सत्ता में थे, वो राणा को भारत लाकर मुकदमे का सामना नहीं करवा सके। मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज महावीर जयंती है और खासतौर से जैन धर्म को मानने वाले लोग इसे काफी उल्लास के साथ मनाते हैं। आज ये पर्व है और इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ अहम झलकियां। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।